वेलकम टू क्लास बीए सेकेंड ईयर में हम आज पढ़ेंगे रीतिकाल। कल हमने पढ़ा था रीतिकाल का अर्थ, उसकी परिभाषा और रीतिकाल की जो 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्तक और रीति सिद्ध। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। जैसे मैंने आपको रीतिकाल में पढ़ाया था कि रीतिबद्ध और रीतिमुक्तक काव्य पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लक्षण ग्रंथ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसके अंदर काव्य के जो अंग हैं जैसे अलंकार है, छंद है, रस है, इनकी परिभाषा बताई जाएगी, इसके उदाहरण दिए जाएंगे और इसके नियमों के बारे में बताया जाता है। वे होते हैं लक्षण ग्रंथ। और लक्ष्य ग्रंथ कौन से होते हैं? लक्ष्य ग्रंथ वे होते हैं जिसके अंदर क्या है, इनके उदाहरण नहीं दिए जाएंगे, इनकी परिभाषा नहीं बताई जाएगी, इनको वाक्य में या काव्य के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अलंकारों का काव्य के अंदर प्रयोग कर लिया, छंदों का काव्य के अंदर प्रयोग कर लिया, रसों का प्रयोग कर लिया, ना कि उसका उदाहरण दिया, उसको परिभाषित किया। जिसमें उसको उदाहरण और परिभाषित किया जाता है वह होता है लक्षण ग्रंथ, और जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है वे होते हैं लक्ष्य ग्रंथ। तो अब रीतिकाल की जो पहली सबसे बड़ी और या सबसे मुख्य जो प्रवृत्ति है वो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल के जितने भी कवि हुए थे, चाहे वो केशवदास है, चिंतामणि है, देव है, मतीराम है, पद्माकर है, अनगिनत ऐसे कितने ही कवि हैं जिन्होंने क्या है लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था या लक्ष्य ग्रंथ लिखे थे। रीतिकाल की जो समय था 1700 से 1900 तक का, उस समय क्या था, जितने भी कवि होते थे वो किसी न किसी राजाओं के आश्रय में रहते थे। तो राजाओं के आश्रय में रहते थे तो राजा को प्रसन्न करने के लिए वे क्या है इस तरह के ग्रंथ लिखते थे ताकि राजा जो है प्रसन्न हो जाए। तो लक्षण ग्रंथ इसलिए भी लिखे गए ज़्यादा क्योंकि उस समय क्या था, कवि और आचार्य बनने की होड़ मची हुई थी। कवि से ज़्यादा सम्मान आचार्यों को प्राप्त था। तो रीतिकाल के सभी कवियों ने अपने आप को आचार्य बनाने के लिए क्या किया, लक्षण ग्रंथों का निर्माण अधिक किया था। उसके बाद इसकी दूसरी जो प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल के जितने भी कवि हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, केशव हैं, मतीराम है, बिहारी है, पद्माकर है, घनानंद है, ये सभी के सभी जो कवि हैं किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे। तो ये राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता का, उनकी सुंदरता का, उनकी रानियों की सुंदरता का नक्षित सौंदर्य वर्णन किया करते थे ताकि राजा जो है इनसे प्रसन्न हो और उनको दरबार के अंदर क्या है उच्च स्थान प्राप्त हो। तो इस समय के जितने भी कवि हुए उन्होंने क्या है श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग अपनी कविताओं में किया था। बिहारी दास ने बिहारी सत्सई के अंदर भी श्रृंगार परक कितने ही ऐसे दोहे लिखे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, अंग अंग नग जगमगे दीप शिखा सी देख। यहाँ पर नायिका की जो सुंदरता है उसको, उसकी तुलना क्या है दीप शिखा से कर दी गई है, उसके एक एक अंग की, यहाँ तक कि उसके नक्षित सौंदर्य का वर्णन भी इस युग के कवियों ने किया था। तीसरा जो इसकी प्रवृत्ति है वो क्या है, नायिका भेद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए उन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। और लक्षण ग्रंथ कौन से होते हैं, जिसके अंदर काव्य के अंगों का वर्णन होता है। तो रीतिकाल के सभी कवियों ने क्या है नायिका भेद किया। नायिका भेद क्या होता है, जिसमें नायिका के भेदों के बारे में बताया जाता है। भी नायिका इस तरह की होती हैं, जैसे पतिव्रता होगी, स्वकीया, परकीया, इस तरह से नायिका के धर्म के अनुसार अलग भेद किए गए। सभी ने अपने मतों के अनुसार नायिका का भेद
किया। इसके साथ ही साथ में नायक के भेद भी किए गए हैं, जैसे धर्म के अनुसार, व्यवहार के अनुसार नायक के भेद भी इस युग में किए गए। अगला जो इस युग की प्रवृत्ति है वो है अलंकारों का वर्णन। जैसा कि आपको बताया मैंने कि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए हैं सभी ने क्या किया है, अपने आप को आचार्य बनाने के लिए, अपनी रचनाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी रचनाओं के अंदर अलंकारों को खूब प्रयोग किया। जैसा कि केशवदास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अलंकारों का प्रयोग अधिकतम करने के साथ। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य के अंदर एक ही अलंकार है। केशवदास जी ने तो अपनी रचनाओं को अलंकारों से लद ही दिया है, छंदों से लद ही दिया है। केशव की इसी प्रवृत्ति के कारण ही क्या है, उनकी रचनाओं को कोई आसानी से समझ नहीं सकता। इसीलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। वो क्यों कहा गया, क्योंकि वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उनकी भाषा के अंदर संस्कृत भी आ गई। आचार्य बनने की होड़ मची हुई थी, तो छंद भी उन्होंने खूब प्रयोग कर लिए, अलंकारों का, सभी अलंकारों का प्रयोग उन्होंने कर लिया। तो अलंकारों की अधिकतम प्रयोग के कारण क्या है, इस युग की यह एक मुख्य प्रवृत्ति भी बन गई है। चाहे वो भूषण है, चाहे वो देव है, सेनापति है, पद्माकर है, घनानंद है, सभी ने अपनी रचनाओं के अंदर अलंकारों का प्रयोग किया है। उसके बाद इसकी अगली प्रवृत्ति आ जाती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा का दर्जा भी इसी युग में मिला, क्योंकि इस युग के अंदर क्या है, ब्रज भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ क्योंकि क्या है, यह जो भाषा है बहुत ही सहृदय है, इसकी कोमल और मधुर शब्दावली है। इस कारण इस युग के लगभग कवियों ने इसी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं के अंदर किया है। चाहे वो बिहारी आप पढ़ लीजिए, केशव की रचनाओं में भी आपको ब्रज भाषा मिल जाएगी, घनानंद हैं, देव है, सेनापति है, आदि कवियों के अंदर आपको ब्रज भाषा की ही प्रवृत्ति मिलेगी। इन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद जो अगली प्रवृत्ति है वो है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जो है श्रृंगार रस वर्णन के लिए क्या है, यह जो शैली है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बिहारी ने, आपको मैंने बताया कि श्रृंगार रस का वर्णन किया था, नक्षिक सौंदर्य वर्णन किया है। तो जहाँ श्रृंगार रस आ गया, नक्षिक वर्णन करना आ गया, वहाँ पर कवि क्या है, मुक्तक शैली को ही अपनाता है, क्योंकि यह शैली जो है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो मुक्तक शैली का प्रयोग सर्वाधिक इस युग में हुआ था। अंतिम जो इसकी जो प्रवृत्ति है वो है वीर रस। इस युग में वीर रस, श्रृंगार रस तो प्रधान रस था, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा रस आता है, वीर रस आता है। वीर रस का प्रयोग सबसे ज़्यादा रीतिकाल के कवियों ने किया। जैसे भूषण है, मतीराम है, सेनापति है, पद्माकर है, ये क्या थे, राजाश्रम में रहा करते थे और अपने राजा की प्रशस्ति में काव्य लिखे इन्होंने। जैसे शिवाजी है, छत्रसाल है, इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी रचनाओं के अंदर आपको अपने आश्रयदाताओं की दान वीरता, दया वीरता, युद्ध वीरता, युद्ध कौशल आदि का एकदम आंखों देखा हाल संजीव वर्णन आपको इसमें मिलता है। तो जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो इनके राजाओं ने जो युद्ध लड़े थे, उस युद्ध का जो वर्णन इन्होंने किया है, तो ऐसा लगता है कि साक्षात हमारी आंखों के सामने वह युद्ध का दृश्य चल रहा हो। तो इतनी इनकी उत्कृष्ट शैली थी युद्ध वर्णन की, राजाओं की प्रशस्ति की। तो इस युग के कारण इस युग की प्रवृत्ति में भी इसका नाम आ गया कि वीर रस की प्रधानता क्या है, इस युग में सर्वोपरि रही है। तो इस प्रकार से रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं वो आज समाप्त होती हैं। आपने आज इसकी रीडिंग ले लेनी है और मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूँगी और आपने इनको लिखना है और बच्चों इसे पढ़ना भी है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं करवाए हैं अपना एडमिशन करवाइए, ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस में आप इसके अंदर जो हम दे रहे हैं ज्ञान आपको वो ग्रहण कर सकें। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ सामान्य हो जाए और आप हमारे कॉलेज में
फिर से लौट आएँ। हमें भी आपके बिना बेटा अच्छा नहीं लगता कॉलेज, क्योंकि कॉलेज की रौनक ही आप लोग हो। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द कॉलेज में आएँ।